तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूं आप सबके साथ एक और शानदार कहानी लेकर जिसका नाम है कांतारा। तो कहानी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां हमें दक्षिण कन्नड़ के एक राजा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन और जायदाद होते हैं। लेकिन अभी भी राजा पूरी तरीके से खुश नहीं था। उसे अपने जीवन में किसी न किसी चीज की कमी हो रही थी, जिसका पता लगाने के लिए वो एक पुजारी के पास जाता है। तब उसे पुजारी अपने शस्त्र त्याग कर अकेले जंगल में जाने के लिए कहता है ताकि उसे शांति की प्राप्ति हो सके। जंगल के बीचों पहुंचते ही राजा को गग्गरा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही उसे लगता है जैसे उसके माँ बाप उसे बुला रहे हों। आवाज का पीछा करते हुए राजा एक पत्थर के पास पहुंचता है, जिसके सामने आते ही वो अपना शस्त्र त्याग कर देता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उस पत्थर को देखने के बाद राजा को काफी सुकून महसूस होता है और उसे पूरी तरीके से शांति मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे उस जंगल में रहने वाले आदिवासी उसे घेर लेते हैं। राजा उन गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, मैं उसे दूंगा, बस इस दैव को मुझे सौंप दो। जिसके जवाब में उनका मुखिया राजा से बोलता है कि आप इनके सिवा हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन राजा, ये बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अचानक मुखिया के साथ में जो आदमी होता है उसे दैव पोजेस कर लेते हैं और उसके जरिए राजा से बात करने लगते हैं। दैव के आने के बाद ही वो आदमी जोर से चिल्लाता है और राजा से बोलता है कि तुझे मैं चाहिए ना, मैं तेरे साथ आऊंगा, लेकिन मैं इस गांव का दैव हूँ। अगर मैं तेरे साथ चलता हूँ तो इसके बदले में तू गांव वालों को क्या देगा? जिसके जवाब में राजा हाथ जोड़कर दैव से बोलता है कि आप जो मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही दैव बहुत जोर से चिल्लाता है और राजा से कहता है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज गई हो वहाँ की सारी जमीन इन गांव वालों के नाम कर दे। मैं तेरे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन अगर कभी भी तूने मेरा दिल दुखाया तो एक चोट चल भी जाएगा, लेकिन अगर तूने इन गांव वालों को क्षति पहुंचाई तो तेरा काफी बुरा हाल होगा। जिसके बाद राजा उनकी सारी शर्तें मानकर उन्हें अपने साथ अपने महल ले जाता है, जहां दैव का काफी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। जिसके बाद राजा अपनी जिंदगी काफी सुकून से और चैन से बिताता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1917 की टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहां पर हमें शिवा और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। शिवा के पिता वही आदमी होते हैं जो दैव की पूजा में नर्तक का रोल अदा करते हैं। जिसके बाद हमें कोला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गांव वाले इकट्ठे होकर कोला की तैयारी कर रहे होते हैं। शिवा के डैड भी रिचुअल्स परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहीं दूर से आया होता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कोला में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और न ही वो दैव को मानता है। एक्चुअली में ये आदमी कोला में इसीलिए आया होता है ताकि वो गांव वालों से अपनी जमीन जो कि उसके पूर्वजों ने गांव वालों को दान में दी थी उसे दैव से वापस मांग सके। इस बात को सुनने के बाद उसके पिता उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था और अपने पिता को ही कोर्ट में जाने की धमकी देता है कि तभी रिचुअल्स चालू हो जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिवा के डैड काफी ही अच्छी ड्रेस में सामने आते हैं और अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें देव पोजेस कर लेते हैं। ये सब सारे गांव वाले मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं और दैव की पूजा भी कर रहे होते हैं। तभी दैव गांव वालों से बात करने के लिए आ जाते हैं। गांव वालों से बात करते हुए दैव गांव वालों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस दौरान उनका मुखिया उनसे बोलता है कि हमें अभी किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। ये सुनते ही मुखिया का बेटा काफी गुस्से में आ जाता है और दैव के सामने आके बोलता है कि दैव, मुझे हमारे जो पूर्वजों ने इस गांव को जमीन दी थी वो मुझे अपने नाम पर वापस चाहिए। जिसे सुनने के बाद दैव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जमीन इन गांव वालों की है तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तब वो आदमी दैव को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते तो इसका फैसला जहाँ होगा मैं वहाँ जाकर ये जमीन अपने नाम पर हासिल कर ही लूंगा। ये सुनने के बाद दैव कहते हैं कि कोर्ट भी तुम्हारे इस काम का फैसला नहीं कर सकता है और उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं। इतना सुनते ही वो आदमी दैव से कहता है कि ये सब बातें दैव कर रहे हैं या कोई नर्तक। जिसे सुनते ही दैव को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि जा, तू इस जमीन का फैसला कोर्ट में करना चाहता है ना, तो कर ले, तेरा फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। और उसे कहते हैं कि आज दिन के बाद अगर मैं तुझे इस गांव में दोबारा दिख गया तो मैं नर्तक, कोई दैव नहीं। जिसके बाद वो मशाल उठाकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनका बेटा शिवा भी चला जाता है। जिसके बाद दैव अपने आसपास आग का चक्कर लगाते हैं और वहां पर जंगल के बीच में गायब हो जाते हैं। जिसके बाद किसी को भी दोबारा नहीं दिखते। आखिर में हमें पता चलता है कि वो आदमी जो दैव से
अपनी जमीन कोर्ट में जाके लेने वाला था, उसकी कोर्ट की जमीन पर ही तड़प तड़प कर सीढ़ियों के पास मौत हो जाती है, जैसा कि देव ने मूवी के स्टार्टिंग में कहा था। तो यहाँ से मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमने देव की शक्तियां तो देख ही ली थी, अब हमें उसके आगे की कहानी का पता चलता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें अभी के लैंडलॉर्ड जो कि देवेंद्र हैं और कोई नहीं बल्कि उसी आदमी के बेटे हैं जिसकी सीढ़ियों पर खून की उल्टी कर मौत हो गई थी। जमींदार साहब गांव में एक प्रतियोगिता करा रहे होते हैं जहां पर भैंसों की रेस हो रही होती है, जिसमें शिवा और गांव वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। जहां हमारे शिवा भाई की धांसू एंट्री होती है और एंट्री करते ही वो इस रेस को जीत लेता है, जिसके बाद पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर यहाँ पर बाकी प्रतियोगी भी अपनी रेस पूरी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर विजेता का नाम अनाउंस होने लगता है। रेस में नाम अनाउंस होते ही शिवा को पता चलता है कि उसका लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आया, जिसके बाद वो वहाँ पर हंगामा करने लगता है और काटबेट्टी के आदमियों से लड़ाई करने लगता है। जिसके बाद हमारा शिवा एक एक करके सरपंच के आदमियों को धोने लगता है, जो देखने में फाइट काफी ज्यादा औसम लगती है। यहाँ पर काफी स्लो मोशन सीन दिखाए जाते हैं जो कि काफी मजेदार लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर शिवा की माँ उसे ढूंढते हुए आ जाती है और वहाँ आते ही शिवा को एक खींच के थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद ये फाइट वहीं पर एंड हो जाती है। जिसके बाद हमें सरपंच के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सरपंच अपने लड़के को चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि इतने सालों से शिवा की ही भैंस जीतती आई है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि गाँव में बखेड़ा करना चाहिए। तभी सरपंच अपने लड़के से कहता है कि जाओ कुछ दारू और वो मेडल ले आओ। सरपंच वो मेडल शिवा को पहनाता है और वहाँ पर सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक नया पुलिस ऑफिसर जो कि इस एरिया का नया आरएफओ होता है, जिसका काम जंगल में अवैध शिकार को रोकना होता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जो नया आरएफओ होता है वो एरिया का ब्यौरा कर रहा होता है, जिस दौरान उसे जंगल से कुछ लोग लकड़ियां काटते हुए ले जाते दिखते हैं, जिन्हें बुलाकर वो उन्हें डांट फटकार लगाने लगता है। इतने में ही शिवा और उसकी गैंग वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं, जहां पर हमें शिवा और उस पुलिस ऑफिसर का पहला इंटरेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर शिवा इंस्पेक्टर की जरा सी भी इज्जत नहीं करता, जिसे देखकर इंस्पेक्टर काफी गुस्से में आ जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिवा और उसके साथी शिकार के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जिससे हमें मूवी में आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे सरपंच साहब, जिनको आप जानते ही होंगे, और उनका राइट हैंड सुधाकर, और एक और नया कैरेक्टर जो कि है इंस्पेक्टर, मूवी इन्हीं लोगों के अराउंड रिवॉल्व होगी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा सरपंच के छोटे मोटे काम जैसे अवैध शिकार करना और कोई अदर तरीके के काम कर देता था, जिसकी वजह से सरपंच उससे खुश रहता था। तो जंगल में जब शिवा और उसके साथी शिकार कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक जंगली शुअर दिखाई देता है, जो कि देव के कुछ वस्त्र और आभूषण पहने हुए था, जिसे देखकर शिवा समझ जाता है कि ये कोई साधारण शुअर नहीं है। जिसके बाद अगले दिन इंस्पेक्टर के सामने भी देव का मुकुट आता है, लेकिन इंस्पेक्टर वहाँ के कल्चरल बिलीफ्स पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और वो उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट भी घोषित करवाना चाहता था। वो वहाँ रह रहे लोगों को वहाँ से निकालना चाहता था, जिसके लिए वो अपने सीनियर्स के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कोला की प्रिपरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कोला की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमें वहाँ पर पहली हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लीला होता है और वो अभी अभी पुलिस ट्रेनिंग से वापस आई होती है। जिसके बाद वहाँ पर लोग बम फटाके फोड़ रहे होते हैं। बम की आवाज सुनकर वहाँ पर इंस्पेक्टर पहुँच जाता है और बम फोड़ने के लिए मजा करने लगता है, जिसे देखकर शिवा काफी गुस्से में आ जाता है और उनके बीच में काफी झड़प होने लगती है। लीला अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पहुँचते ही इंस्पेक्टर उन्हें गाँव में जाकर रिस्ट्रिक्शन करने के लिए बोल देता है। जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होगा वहाँ से सारे घर और रहने वाले लोगों को हटा दिया जाएगा, जिसे सुनकर लीला काफी दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उसे उनके साथ जाना पड़ता है। अब गांव में घुसते ही इंस्पेक्टर ये अनाउंस कर देता है कि वो अतिक्रमण करने के लिए आया है और इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जो भी घर और लोग होंगे उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे सुनने के बाद लोग काफी भड़क जाते हैं और इंस्पेक्टर से काफी गुहार करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है और अपना काम करने लगता है। मजबूरी में लीला को भी उसका साथ देना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है। शिवा पुलिस वालों के साथ जो लोग आए थे उन्हें काफी
काफी मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर शिवा पर फायर कर देता है। अब गोली शिवा के कान को छूकर निकल जाती है, लेकिन इससे शिवा को काफी दुख होता है क्योंकि लीला भी उनका साथ दे रही थी। इसी बीच सरपंच के घर पर शिवा और सरपंच के आदमी की लड़ाई हो जाती है। क्योंकि सुधाकर सरपंच का राइट हैंड होता है, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, जब शिवा का दिन आएगा तो उसे भी देख लेंगे। अगली सुबह शिवा अपनी गन लेके इंस्पेक्टर के जीप के सामने खड़ा होता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, जिसे देखने के बाद वो ढिशकियां से फायर करने की एक्टिंग करता है। सारे पुलिस वाले काफी डर जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर भाई अपनी पलके भी नहीं झपकाते। जहां से हमें पता चलता है कि अब शिवा और इंस्पेक्टर के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। इंस्पेक्टर को परेशान करने के लिए और उसका तबादला कराने के लिए शिवा जंगल में काफी उत्पाद मचाता है, जैसे शिकार करना, अननेसेसरी पेड़ों को काटना, ताकि जल्दी से जल्दी इंस्पेक्टर को वहां से निकाला जा सके। इसी दौरान एक दिन जब शिवा और उसके आदमी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं कि तभी सुधाकर इंस्पेक्टर को शिवा और उसके आदमियों की लोकेशन देने के साथ ये भी बता देता है कि वो जंगल में पेड़ काट रहे हैं। अब हड़बड़ी में जैसे ही शिवा को पता चलता है कि इंस्पेक्टर लोग आ रहे हैं तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी हड़बड़ी में वहां पर जो पेड़ कट रहा होता है वो जाकर सीधे पुलिस वैन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जीप के लोग काफी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर शिवा और उसके आदमियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा देता है। अब शिवा और उसके साथी जंगल में छुप कर रह रहे होते हैं ताकि कहीं पुलिस उन्हें पकड़ न ले, लेकिन इस सब के बीच लीला उनकी काफी हेल्प करती है, जो कि जंगल में उनके लिए खाना लेके आती है और वहां आकर शिवा को समझाने की भी काफी कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम सरेंडर कर दो, हो सकता है इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ दे। लेकिन शिवा उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अभी काफी गुस्से में होता है। जिसके बाद वहां से गुस्सा होकर लीला चली जाती है। अब क्योंकि शिवा और उसके साथियों को काफी समय हो चुका था जंगल में, तो वो अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो वहां आकर देखते हैं कि उनकी वहां पर पुलिस पहले से ही इंतजार कर रही है, जो कि देखने में काफी फनी होता है। कुछ लोग तो दरवाजा खोलते हैं और उनके घर में ही बैठ के पुलिस खाना खा रही होती है और वहां से भागते हैं, लेकिन वहां पर शिवा को छोड़कर उसके सारे साथी पकड़े जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में शिवा लीला के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि अगली ही सुबह पुलिस उन्हें वहां आकर घेर लेती है और शिवा को अरेस्ट कर लेती है। अब शिवा को अरेस्ट करने के बाद इंस्पेक्टर चाहता था कि शिवा लंबे से जेल के अंदर चला जाए, जिसके लिए वो उस पर फर्जी केस बनाने की कोशिश करता है। वो उसी की गन लेकर हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से उसके कान से ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर काफी बदतमीजी से गांव के बीच में से उसे पकड़कर ले जाता है और वो अगेन उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर डबल मर्डर का केस चलने लगता है और इंस्पेक्टर उसे जेल में लाकर बंद कर देता है, जहां पर उसके साथी पहले से ही उसका वेट कर रहे होते हैं। ये देखकर शिवा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवा का भाई गुरुआ सरपंच को फोन लगाता है रात में और उसे कहता है कि सरपंच साहब, अब जो कुछ भी है आप ही को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद सरपंच उसे दिलासा देके फोन रख देता है। अब गुरुआ और कोई नहीं, वही आदमी होता है जो कि देव की पूजा में नर्तक का रोल करता है। अब इस सब कांड के बाद शिवा को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि गांव में कोई और बवाल ना हो। वहीं दूसरी तरफ सरपंच के सामने गांव वाले आकर शिवा को बचाने की गुहार करते हैं, लेकिन सरपंच उन्हें बताता है कि उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर को निकलवाना इतना आसान नहीं होगा। फिर सरपंच गाड़ी उठाकर जंगल से जा रहा होता है, जहां उसे गुरुआ मिलता है। वो गुरुआ से गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। गुरुआ वही आदमी होता है जो कि दैव की पूजा में नर्तक का रोल अदा करता है और ये शिवा का भाई भी होता है। वो दोनों गाड़ी से निकलते ही हैं कि तभी उन्हें रास्ते में माधव मिलता है, जिसे ओवरटेक करके वो आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सरपंच गुरुआ को अपनी जमीन दिखाने लगता है, जो कि पहाड़ों के पास होती है। ये सब बताने के बाद गुरुआ को थोड़ा शक होता है कि कहीं ये मुझसे कुछ चाहता तो नहीं, लेकिन सरपंच उस बात को टाल देता है और वो वहां से चले जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही सरपंच गुरुआ से सिर्फ एक चीज की मांग करता है और उसे बताता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक फेवर कर दो और बोल दो कि ये सारी जमीन देव इसके असली मालिक को वापस देना चाहते हैं, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद गुरुआ इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद सरपंच का दिमाग काफी खराब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुरुआ को रातों रात मारकर कोई देव के मंदिर के सामने फेंक गया है। ये बात सारे गांव वालों को पता चलती है और गांव वालों के बीच काफी दहशत फैल जाती है।
इसी दौरान हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवा अपनी नींद से उठता है और अचानक से उसके सामने दैव आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है और वो अपनी नींद से उठ जाता है। शिवा भी इन सब बातों से अनजान होता है कि उसका भाई मर चुका है। वहीं गांव में उसका क्रियाक्रम की प्रक्रिया चल ही रही होती है कि तभी वहां पर सरपंच आ जाता है। सरपंच पहली बार अपने जूते उतारकर गुरुआ के घर के अंदर जाते हैं और वहां पर अपना राजनीति वाला गेम चालू कर देते हैं। यहाँ पर सरपंच सभी लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा होता है कि वो आखिर कैसे हमारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इस जमीन में ही श्राप है, हमें इस श्राप का निवारण करना होगा। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो गाँव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर सके। जिसके बाद सभी लोग शंकर से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे हंस के मजाक कर रहा होता है, लेकिन सब लोगों का चेहरा उतरा हुआ होता है। ये देखने के बाद उन लोगों से पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि गुरुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद उसे काफी सदमा लगता है और वो अपने भाई को याद करने लगता है। अब सरकारी लोग भी आरएफओ पर काफी दबाव बना रहे होते हैं ताकि वो उन लोगों को वहां से हटा सके और उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सके। एक्चुअली में ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट के काफी अंदर तक आ चुके थे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर को काफी इश्यूज हो रहे थे। इस वजह से वो आरएफओ को काफी फोर्स करते हैं कि अब किसी न किसी तरीके से इन लोगों को तुम्हें ही रिमूव करना होगा। उन लोगों के वहां से जाते ही आरएफओ के पास एक कोर्ट से लेटर आता है जिस पर जो हमारे सरपंच भाई साहब है उनकी तरफ से क्लेम आया होता है कि ये सारी जमीन उसके नाम पर है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट नहीं बना सकता। ये देखने के बाद आरएफओ काफी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहां से निकलते ही वो राजू के पास पहुंचता है जो कि हमारे देवेंद्र भाई साहब का बहुत बड़ा राइवल होता है। वो उससे मिलकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उन्हीं के बीच में एक आदमी टेलीफोन सीधे लगा देता है हमारे सरपंच भाई साहब को। सरपंच जी उसकी बातें सुन लेते हैं और अगले ही दिन शिवा को जेल से निकालने की तैयारी भी करने लगते हैं। इस बीच आरएफओ अपना प्लान राजू को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अगर ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो गई तो सरपंच को आखिर में हाई कोर्ट के चक्कर ही काटते रहने पड़ेंगे। ये सारी बातें सरपंच भी फोन के जरिए सुन लेता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सरपंच और गुरुआ कार से जा रहे होते हैं और ये वहीं पल होता है जहाँ पर हमें मूवी का सारा प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर हमें सरपंच की सारी सच्चाई का पता चलता है। असलियत में सरपंच गांव वालों से अपनी पुश्तैनी जमीन वापस पाना चाहता था, जिसके लिए वो गुरुआ से हेल्प मांगता है। वो गुरुआ से बोलता है कि जब तुम दैव के रूप में रहोगे तो तुम सिर्फ इतनी सी बात कह देना कि वो सारी जमीन जिसकी थी उसे वापस करना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए गुरुआ साफ इनकार कर देता, जिससे सुनकर सरपंच काफी गुस्से में आ जाता है और गुरुआ को चाकू घोंप घोंप कर मार देता है। फिर सरपंच और उसका राइट हैंड मिलकर गुरुआ की लाश को दैव के मंदिर के जस्ट सामने फेंककर गांव के बीच में से होते हुए निकल जाते हैं। गांव वाले गाड़ी की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सारे लोग गुरुआ की लाश को देखकर रोने लगते हैं। अब फ्लैशबैक से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि सरपंच ने शिवा को जेल से रिहा कर लिया है। रिहा होते ही वो सीधे सरपंच से मिलने जाता है। अब सरपंच अपना काम निकलवाने के लिए शिवा को फिर से दारू पिलाता है और उसे नशे की हालत में ले आता है, जिसके बाद वो उसके सारे साथियों को घर भेज देता है और शिवा से अकेले में बात करने लगता है। पहले तो वो उसे अपनी वाहवाही बताता है कि उसने कितनी मेहनत की उसे बाहर निकालने के लिए और दुनिया भर की बातें, और आखिर में उसे बताता है कि उसके भाई गुरुआ को मारने वाला और कोई नहीं, वो पुलिस ऑफिसर आरएफओ होता है। अब ये सब सुनने के बाद शिवा काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से आग बबूला होकर हथियार लेने के लिए माधव के पास जाता है, जो कि उस गांव का हथियार बनाने वाला होता है। शिवा के वहाँ पहुँचते ही माधव उसे चिलम का नशा कराने लगता है कि तभी बातों बातों में माधव उसे बताता है कि जिस रात गुरुआ का मर्डर हुआ था उस दिन सरपंच और गुरुआ को दोनों को साथ में देखा था, और माधव उसे ये भी बताता है कि जिस रात गुरुआ की लाश को गांव में फेंका गया उसी रात को साहब की गाड़ी को भी गांव से जाते हुए देखा गया था। अब ये सारी बातें सुनते ही शिवा समझ जाता है कि उसके भाई को और किसी ने नहीं, सरपंच ने ही मारा है। जिसके बाद सरपंच के आदमी जो कि शिवा का अभी तक पीछा कर रहे होते हैं, ये सब सुनकर शिवा को ही मारने का प्लान बना लेते हैं और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब शिवा और सरपंच के आदमियों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें वो सभी को मार भगाता है। जिसके बाद वो नहा धोकर सरपंच के घर पे पहुंच जाता है और पहली बार सरपंच के घर के अंदर कदम रखता है। वहाँ सरपंच ये देखकर समझ जाता है कि शिवा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। शिवा सरपंच को आखिरी बार वार्न करने के लिए आता है और वहाँ बैठकर उसके साथ खाना भी खाता है। जिसके बाद सरपंच काफी गुस्से में आ जाता है और अपने गुंडों को कॉल करके बुलाता है। इस सब के बीच शिवा वहाँ से निकल चुका होता है और जंगल के बीच से बाइक से जा रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा जंगली सुअर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं दैव का रूप होता है। फिर वहाँ से होते हुए शिवा
वापस से गांव में आ जाता है, जहां पर गांव वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं और पुलिस वाले भी। जिसके बाद शिवा आरएफओ से बात कर अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर सरपंच के खिलाफ दोनों हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरपंच अपने गुंडों को बुला लेता है और उसकी टीम पूरी तरीके से गांव में तबाही मचाने के लिए तैयार होती है। वो गांव के बाहर पहुंचते ही सारे लोगों को धमकी देने लगता है कि शांति से ये जमीन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं फोर्स यूज करूंगा। लेकिन गांव वाले ऐसा कहां करने वाले थे। जिसके बाद सरपंच के लोग गांव में तबाही मचाने लगते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं और गांव और उनके लोगों के बीच में काफी ही ज्यादा घमासान लड़ाई होती है। एक एक करके दोनों ही तरफ के लोग मारे जाते हैं। वहीं हमारा सरपंच अब पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो छोटे छोटे बच्चों पर भी गोलियां फायर करने लगता है, साथ ही वो अपने लोगों को भी गोलियों से मारने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब या तो आर या तो पार वाली कहानी हो चुकी है। इस बीच काफी लोग मर चुके होते हैं और आधी सी लड़ाई शांत होने लगती है। शिवा अब घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक वार हो रहे होते हैं। सरपंच का बुलाया हुआ मुस्तंडा शिवा से लड़ाई करने लगता है, जो कि शिवा को एक हाथ से हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से शिवा बेहोश हो जाता है। उसे मरा हुआ समझकर मुस्तंडा उसे वहीं फेंक कर जाने लगता है। जिसके बाद अचानक से उसके अंदर दैव का प्रवेश हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद गांव वाले उसके सामने लाई रख देते हैं। वो उसे अपने मुंह में डालकर और जोरों से चिल्लाने लगता है। अब दैव काफी गुस्से में होते हैं। जिसके बाद अचानक से वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से कूदकर उस मुस्तंडे की मुंडी को पकड़कर पीछे की तरफ घुमा देते हैं, जो कि सीन देखने में काफी औसम लगता है और वो मुस्तंडा वहीं मर जाता है। और आखिर में बारी आती है हमारे सरपंच भाई साहब की, जो कि दैव पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन दैव जाकर अपनी एक तलवार निकालता है और जोर से सरपंच के ऊपर हमला करता है, जिसके साथ ही सरपंच का खात्मा हो जाता है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो सो लाइक कीजिए और आगे आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बताइए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।